हिस्सों में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर का जो पहला हिस्सा है वो आपका बाइंडिंग एनर्जी का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो है रेडियो एक्टिव डिके का है। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पढ़ने के बाद आपको वर्कशीट नंबर 26 करनी है, और जो है ये रेडियो एक्टिव डिके करने का, नहीं सॉरी नॉट 26, 36, और रेडियो एक्टिव डिके पढ़ने के बाद आपको वर्कशीट नंबर 37 करनी है। इसमें मैंने आपको पूरी तफसील से पूरा एक्सप्लेन किया था कि प्रोटॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मास को या एनर्जी को। फिर मास डिफेक्ट आपको बताया था कि मास डिफेक्ट क्या होता है, कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा न्यूक्लियॉन्स के इंडिविजुअल मासेस से हमेशा कम होता है, और ये डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है। मास डिफेक्ट निकालने का तरीका बताया था। फिर ये बताया था कि मास डिफेक्ट होता क्यों है। तो मास डिफेक्ट इसलिए होता है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है जो कि रिलीज होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यूक्लियस। वो एनर्जी इसलिए रिलीज होती है क्योंकि आपका जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए चाहिए होती है टू इन्फिनिटी, और बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी के बराबर होती है जो कि न्यूक्लियस बनते वक्त रिलीज होती है। यानी कि आसान ज़बान में बाइंडिंग एनर्जी जो है मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट होती है। फिर हमने ये बाइंडिंग एनर्जी भी निकाली थी काफी सारी। फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात की थी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बन जाती है। अब किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर डिपेंड करती है। यानी किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्टेबल न्यूक्लियस होगा। फिर हमने ग्राफ स्केच किया था जिसमें आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियॉन नंबर लिए थे एक्स एक्सिस पे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ली थी वाई एक्सिस पे। उसमें देखा था हमने कि पीक जो आ रही थी वो आयरन पे आ रही थी, यानी कि आयरन का जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। दूसरी जबान में आयरन का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर वो तमाम एलिमेंट्स फिर वो तमाम एलिमेंट्स इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है वो आपके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है पर्टिकुलर लेवल से कम होती है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जो कि शुरू के न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि जिनका प्रोटॉन नंबर कम होता है, जिनका न्यूक्लियॉन नंबर कम होता है। और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस वो होते हैं जो कि आखिर के होते हैं, यानी कि जिनका न्यूक्लियॉन नंबर ज्यादा होता है। तो कम न्यूक्लियॉन नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन करते हैं, और ज्यादा न्यूक्लियॉन नंबर वाले हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने का मतलब ये है कि ये जो छोटे वाले न्यूक्लियस हैं ये मिलकर आपस में कोई बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। और फ्यूजन करने का मतलब ये है कि जो बड़े वाले न्यूक्लियस होते हैं ये टूटकर फर्दर दो छोटे न्यूक्लियस बना देते हैं। फ्यूजन और फ्यूजन करने से इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उतनी बढ़ जाती है। इन्हें फर्स्ट करें यूरेनियम है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी मिसाल के तौर पे 200 है। अब अगर इस रिएक्शन में जो है वो अगर फर्स्ट करें, ठीक है ना, उसके बाइंडिंग एनर्जी इसकी यूरेनियम की जो है वो 200 है। अब अगर फर्स्ट करें कि इस रिएक्शन में जो है वो 50 एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 200 थी ना, तो प्रोडक्ट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 50 ज्यादा हो जाएगी, इनके 250 हो जाएगी। ऐसे फ्यूजन में भी होता है। ये मैंने लिखा भी था कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है बराबर होती है किसके? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी रिलीज के। या आसान जबान में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो एनर्जी रिलीज करने का मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए न्यूक्लियस आपके ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास का डिस्कशन था, और उसकी मैंने आपके साथ पीडीएफ भी शेयर की थी। इसकी पीडीएफ पढ़ी थी आप लोगों ने? हाँ, अभी लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर शेयर किया था आप लोगों ने पढ़ा था वो लेक्चर? हाँ भाई हसन शफीक साहब, लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर शेयर किया था व्हाट्सएप पे, लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? ये जो लेक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जी सर। पढ़ा था? ऑलराइट। और हाँ, फातिमा मुजाहिद, तुमने लेक्चर पढ़ा था लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था, पीडीएफ जो शेयर की थी ग्रुप पे? हाँ भाई, अमान खान, अब्दुल अजीज खान, लास्ट टाइम जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था ग्रुप पे लेक्चर, ये पढ़ा था तुम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी वाला पूरा? जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया था ना,
वो एक ब्लैंक शीट थी, उसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो मैं इस इंतज़ार में था कि आप लोग उसको खोलेंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है सर, ये तो ब्लैंक शीट है। इसका मतलब है कि आप में से किसी ने उसको खोल के नहीं देखा और मैं पूछा तो सब झूठ बोल देंगे, हाँ सर हमने वो पीडीएफ पढ़ी थी, हालाँकि वो पीडीएफ में ब्लैंक पेज था। अभी अगर आप जो है वो अपना जो है क्या सर कहते हैं सेक्शन अपना एन में भी भेजा है आपने। व्हाट्सएप का ग्रुप ज़रा ऑन करें। व्हाट्सएप के ग्रुप में जो मैंने आपको शीट भेजी है तो ब्लैंक शीट है। लेकिन सेक्शन एन थोड़ा-सा डिफरेंट चल रहा है आपसे, सेक्शन एन थोड़ा-सा आगे चल रहा है आपसे ना, क्योंकि उनकी उनकी चारों क्लासेस हो चुकी हैं इस वीक की, अभी आपकी सेकंड क्लास हो रही है आपकी। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद है कि आपके ग्रुप पे जो शीट भेजी थी ना वो ब्लैंक शीट थी, वो गलत चला गया था लेक्चर। तो आप में से किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है, क्योंकि इसलिए पॉइंट आउट नहीं किया है क्योंकि किसी ने खोल के देखा ही नहीं उसको। बस आप मुझसे कह रहे हैं कि हाँ सर हमने पढ़ा था, सर आपने जो शीट भेजी थी हमने खोल के पढ़ी थी वो। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी ऐसा भी। अब ये जो हमने बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसकी जो है वो एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36, जो कि मेरे ख्याल से बुक 3 में होगी आपकी। अब ये वर्कशीट जो है इसको हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द वेरिएशन विद न्यूक्लियन नंबर ए ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी ऑफ न्यूक्लियाई इज शोन। ये अभी जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो न्यूक्लियन नंबर का ग्राफ बनाया था ना वो स्केच किया हुआ है इसमें। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो न्यूक्लियन नंबर है, तो ये जो है ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है ऑन फिगर 8.1 मार्क द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ आयरन 56। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि आयरन का जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, यानी आयरन जो है पीक पे आना चाहिए। तो बस जहां पर आपको इस ग्राफ की पीक महसूस हो रही है, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं अब मुझे पीक महसूस हो रही है, तो जहां ग्राफ की पीक है ना वहां पे आप मार्क कर दें आयरन 56 को। दिस इज आयरन 56, तो लिख दें इसको 56 यानी कि आयरन Fe। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिरकोनियम कहाँ पर होगा 97, लेकिन 97 से 56 के थोड़ा बाद ही पड़ेगा, लेट्स से यहाँ कहीं। तो बस अंदाजे से थोड़ा सा आगे करके बना दें आप, ये आपका 97 हो जाएगा जिरकोनियम, यानी कि ZR। और फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन 2 कहाँ पर होगा, तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल शुरू में होगा ना, यहाँ कहीं होगा हाइड्रोजन, सबसे पहला हाइड्रोजन ही होता है। यहाँ पर इसको आप हाइड्रोजन मार्क कर दें 2। ठीक है, ऑलराइट। जिसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि अ हैवी न्यूक्लियस splits into two smaller nuclei of almost same size। ठीक, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है जिनके तकरीबन बराबर साइज होते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है एंड a huge amount of energy is released। ठीक है, by reference to figure 8.1 explain how fission is energetically possible। जब मैं कहता हूँ कि हाउ इट इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, तो उसका मतलब बेसिकली होता है कि देखें, जब आप फ्यूजन का रिएक्शन करेंगे, मतलब यूरेनियम पर आपने एक न्यूट्रॉन खींच के मारा तो बेरियम बना, क्रिप्टन बना, 3 न्यूट्रॉन निकले और बहुत सारी एनर्जी निकली। तो सवाल ये पैदा होता है एनर्जी कहाँ से आई, यानी कि हाउ दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आएगी, इसका सोर्स क्या है इस एनर्जी। तो इसका सोर्स ये है कि अगर आप फिगर 8.1 के रेफरेंस से बात करें, जैसे ये फिगर 8.1 है, अब फिगर 8.1 में आप किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियन नंबर को उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। ठीक है, अभी जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी वो कम होगी कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस है वो बेसिकली एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। ये जो हमने लास्ट टाइम बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। तो इसका जवाब क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसी भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बराबर होगी किसके, A मल्टीप्लाई बाय बी के।
यानी किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई कर दें उसके न्यूक्लियन नंबर से, तो वो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन में ये होगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स is greater than binding energy of reactants. And the difference is equal to and the difference is equal to the amount of energy released. And the difference is equal to the amount of energy released. Can I explain what is meant by binding energy of a nucleus? So binding energy की मैंने आपको definition लिखवाई भी है. Minimum amount of energy required minimum amount of energy required to separate the nucleons of a nucleus to separate the nucleons of a nucleus to infinity. यानी आप किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को इतना सेपरेट कर दें कि वो इन्फिनिटी तक चले जाए। इन्फिनिटी का मतलब है कि दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। तो इसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डाटा फॉर द मासेस ऑफ सम पार्टिकल्स आर गिवन। प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है, ट्रिटियम के न्यूक्लियस का मास इतना है और पोलोनियम के न्यूक्लियस का मास इतना है। फिर ये कह रहे थे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U इज 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमने कन्वर्जन किया था ना, डेरिवेशन की थी कि 1 U मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी, तो वो हमने 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्राइव किया था ना, तो इसने भी वही लिखा हुआ है। क्या है? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ ट्रिटियम न्यूक्लियस। ट्रिटियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए आपको। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले आपको मास डिफेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए पहले मास डिफेक्ट मालूम करना पड़ेगा। मास डिफेक्ट मालूम करने के लिए पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि प्रोटॉन्स का मास कितना है, न्यूट्रॉन्स का मास कितना है और न्यूक्लियस का मास कितना है। तो देखिए जो न्यूक्लियस का मास है उसमें जो पहले प्रोटॉन्स हैं उनका मास देखते हैं कितना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें प्रोटॉन कितने हैं इस न्यूक्लियस में? एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास है 1.00728। ऐसे इस न्यूक्लियस में मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, यानी कि इस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो 3 - 1 करेंगे तो इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00867। तो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00728 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ जरा फटाफट। 2 7 जा 14, 2 6 जा 18 और एक 19, 2 8 जा 16, 16 और एक 17 और ये हो जाएगा 1 और ये 0 और ये मल्टीप्लाई बाय 2। देखो यही आंसर आ रहा है। और फिर इन दोनों को ऐड कर लें। देखो भाई जरा कैलकुलेटर से चेक कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1.00728 में ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है फुल एंड फाइनल। 2.01734। अच्छा मैंने, हाँ भाई इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 6, 14, 2, 0.3, 3.02462 U। ये इसका मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है आपको? ट्रिटियम के न्यूक्लियस का मास आपको दिया हुआ है 3.01551। तो भाई मास डिफेक्ट कितना हुआ?
मास डिफेक्ट आपका होगा 3.02462 होना चाहिए मास, लेकिन है कितना 3.01551 यू मास है। ये आपका मास डिफेक्ट आ गया डेल्टा एम। तो जरा बताओ माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? 3.02462 माइनस 3.01551 माइनस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? देखो 0.00911 ये आ रहा है ना, यू 0.00911 यू आ गया आंसर, आ गया। अब ये आपका मास डिफेक्ट है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? अब देखिए 1 यू मास आपका बराबर है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हो जाएगा 0.00911 यू मल्टीप्लाई बाय 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? 0.0091 मल्टीप्लाई बाय 930, 5.4723 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी होगी। मैक्सिमम 3 एसएफ में लिखेंगे तो 5.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.47 है, 8.47 है? 8.47 है। चलो 8.47 कर लेते हैं भाई, ठीक है। 8.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। अभी क्या था, टोटल मास ऑफ द सेपरेट न्यूक्लियॉन्स दैट मेक अप पोलोनियम is 21170,394. कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द पोलोनियम। यानी कि पोलोनियम के लिए उन्होंने आपसे कहा कि भाई आप तकलीफ ना करें, आप सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अलग से मास नहीं निकालें, वो मास हम निकाल देते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है पोलोनियम का, वो कितना है? वो है 21170,394। यानी कि पोलोनियम के न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए था, 21170,394। लेकिन पोलोनियम के न्यूक्लियस का मास है कितना? पोलोनियम के न्यूक्लियस का मास है इतना 209,93722 93722, ये ना भाई 209,93722। तो ये जो डिफरेंस है आपका मास डिफेक्ट होगा। तो इसका माइनस करके बताएं जरा क्या आंसर आ रहा है? 211.70394 माइनस 209.93722। माइनस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश जल्दी से। भाई कैलकुलेटर तो जल्दी चला लिया करो यार तुम लोग। 1.7667। ये मास इफेक्ट आ गया आपका। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगी? तो बाइंडिंग एनर्जी से आएगी कि जो मास इफेक्ट आपका आया 1.76672, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि एक यूज होता है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मालूम करेंगे तो आपको सिंपली ये करना होगा कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, यानी ये 1.76672 मल्टीप्लाई बाय 930, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। तो ये पोलोनियम 210 है ना, तो उसका न्यूक्लियॉन नंबर कितना है? 210। तो आप 1.76672 को मल्टीप्लाई करें पहले 930 से और फिर डिवाइड कर दें 210 से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से। 7.824 इसका आंसर किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 7.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। फिर कह रहे वन पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन इज दिस। यूरेनियम पर आपने एक न्यूट्रॉन खींच के मारा, बेरियम बना, क्रिप्टन बना और 3 न्यूट्रॉन बने। बाय रेफरेंस टू बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन विदाउट एनी कैलकुलेशन व्हाई दिस फ्यूजन रिएक्शन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल। वही वाली बात कि जो इसमें इतना सारा जो है वो इसमें एनर्जी कहाँ से आएगी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज sum of binding energies of
बेरियम एंड क्रिप्टन। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं यानी कि बेरियम और क्रिप्टन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स यानी कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो। सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ uranium and the difference is equal to the amount of energy released. ठीक है, उनका जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, when a neutron is captured by a uranium-235 nucleus, the outcome may be represented by the nuclear equation shown below. Use the equation to determine the value of x. यहाँ बताएं कि ये रिएक्शन है, यूरेनियम है, उसमें एक यूरेन इसके साथ एक न्यूट्रॉन मिक्स हुआ, तो मोलिडियम वट एवर इट इज, और लेंथेनम है, और x न्यूट्रॉन बने और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कह रहा है कि बताएं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स बनेंगे आखिर में, इनके x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मसला सारा ये होता है कि जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हमने एस में पढ़ा था, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप देख लें, ऊपर आपके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 235 हैं लेफ्ट पर और +1 एक न्यूट्रॉन। ये आपके लेफ्ट साइड पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। राइट साइड पर 95 इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, 139 इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, और ये न्यूट्रॉन्स कितने हैं, x न्यूट्रॉन्स हैं। बाकी ये इलेक्ट्रॉन है इसका तो न्यूक्लियॉन नंबर 0 है। तो ये लेफ्ट साइड पे बचेगा 236, राइट साइड पे आप 95 को 139 को ऐड करेंगे तो बनेगा 234 प्लस x। तो x इसके बराबर होगा 236 माइनस 234, यानी कि x 2 के बराबर होगा। तो x वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कह रहे स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल -10O। ये कौन सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको एक नाम और भी दिया था, और वो था बीटा पार्टिकल। बेसिकली ये जो आपका E-10 है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये अगर E+10 होता तो फिर ये पॉजिट्रॉन कहलाता, फिर ये बीटा प्लस पार्टिकल कहलाता, ये भी सब बीटा माइनस पार्टिकल। Here some data for the nuclei in the reaction are given in figure 8.1। ये वो कुछ डाटा दिया हुआ है, यूरेनियम का मास दिया हुआ है, मोलिब्डेनम का मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम का आपको मास भी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी, लेंथेनम का मास भी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी दी, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास। कह रहे यूज डाटा फ्रॉम फिगर 8.1 टू डिटरमिन द बाइंडिंग एनर्जी इन यू ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी आप मालूम करें। अब यू का मतलब क्या होता है, यू तो मास की यूनिट है ना, तो यू में बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने का मतलब होता है कि आप मास डिफेक्ट मालूम करें, क्योंकि मास डिफेक्ट जो आएगा वो किस में आएगा, वो यू में आएगा, और वही मास डिफेक्ट को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब जो इसका मास डिफेक्ट होगा वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। देखिए यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 235 माइनस 92, यानी कि ये हो जाएंगे 135 एंड 143। 143 इसमें न्यूट्रॉन्स है। अब जो इसमें मास ऑफ प्रोटॉन्स बनेगा कितना बनेगा, यूरेनियम के न्यूक्लियस में जो मास ऑफ प्रोटॉन्स बनेगा तो इसमें 92 प्रोटॉन है इसके अंदर, और एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1.007 लिया उन्होंने एक प्रोटॉन का मास, 1.007 यू, ये आपका एक प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन्स का मास हो गया। ऐसे आपके सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास कितना बनेगा, तो न्यूट्रॉन्स टोटल आपके 143 हैं, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है आपका, एक न्यूट्रॉन का मास आपका 1.009 है। ये आपके सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन्स का मास हो गया। इसको जरा ऐड करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 92 मल्टीप्लाई बाय 1.007 एंड 143 मल्टीप्लाई बाय 1.009।
दोनों को ऐड करके बताएं टोटल क्या आ रहा है इसका। 92 into 1.007 and 143 multiplied by 1.009. हम जल्दी ऐड करके बताओ। इसका आंसर आ रहा है 236.931 U। ठीक है, ये मास होना चाहिए, लेकिन मास है कितना? मास है 235.123। जो मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है वो कितना आ रहा है? मास ऑफ न्यूक्लियस इसका आ रहा है 235.123। यस, 235.123 इसका मास न्यूक्लियस का आ रहा है। तो इसका मास डिफेक्ट कितना हुआ? इसका मास डिफेक्ट हो जाएगा 236.931 माइनस 235.123। माइनस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। और ये जो आंसर आएगा यही बाइंडिंग एनर्जी होगी इन यू, क्योंकि इसको अपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में कन्वर्ट नहीं किया। तो जो मास डिफेक्ट आएगा वही बाइंडिंग एनर्जी इन यू आएगी, यानी कि 1.808। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी इसकी आ जाएगी इन यू आ जाएगी 1.808 आ जाएगी। जब चाहते हैं राउंड ऑफ करके इसको 1.81 भी लिख सकते हैं। कह रहे शो दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है ये साबित करें कि इसके जो पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होगी ना यूरेनियम की, वो 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब देखें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि इसने यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि 1U जो है वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। क्योंकि इसने हमें ये रिलेशनशिप नहीं बताया है ना, तो हम डायरेक्ट 1U = 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज नहीं कर सकते। या तो आप पहले इसको ड्राइव करें फिर इसको अप्लाई करें, तो वो लंबी ख्वारी हो जाएगी। हम सिंपली क्या करते हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए E = mc² का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। E = mc² होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी डेल्टा mc²। यानी कि जनरली स्पीकिंग एनर्जी बराबर होती है mc² के। अब आपकी जो एनर्जी है अगर वो बाइंडिंग एनर्जी है तो फिर m आपका मास डिफेक्ट हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर होगी मास डिफेक्ट इनटू स्पीड के स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर मास जो है वो आपका जूल सॉरी किलोग्राम में होना चाहिए। और जब मास किलोग्राम में लेंगे तो एनर्जी भी आपकी फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगी, जूल में आएगी। बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो मास डिफेक्ट आपका कितना है? 1.808। ये यू में है। 1U जो होता है वो बराबर होता है कितने किलोग्राम के? 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम के बराबर होता है। बिल्कुल शुरू में बताया था पहले दिन। तो ये आप मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई बाय 1.66 एक्सपोनेंट -27 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका मास डिफेक्ट इन किलोग्राम आ जाएगा। बाकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 एक्सपोनेंट है, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकल आई किसकी? ये बाइंडिंग एनर्जी निकल आई अपने आपके यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगी। बाइंडिंग एनर्जी किस में आएगी? जूल। अब इसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखें किसी भी चीज को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, ये भी बाइंडिंग एनर्जी किस में आ रही है? जूल में। तो ये 1.808 इंटू 1.66 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, ये जूल में है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। उसको मेगा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगी। बन गई। अभी आपकी बाइंडिंग एनर्जी आई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आप ये करेंगे, ये जो आपका आंसर आएगा ना इस पूरी इक्वेशन का, उसका डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कर देंगे, यानी कि 235 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.808 इंटू 1.66 एक्सपोनेंट -27 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, 10⁻⁻⁶ -19 कैंसिल हो गया, -13 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -13, और इस पूरे आंसर को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, यानी कि 235 से। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। जरा देखें क्या आंसर आ रहा है इसका फुल एंड फाइनल। सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश जल्दी से।
हाँ जी, तो इसका आंसर 7.18 आ गया फिर, यानी कि तो हमें इसका आंसर 7.18 ही तो लेकर आना था जो हम ले आए। 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने प्रूफ कर दिया। फिर कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन बिफोर द रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। यूज डाटा फ्रॉम पार्ट बी टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो आपको मालूम करना है। देखें रिएक्शन, देखें जरा क्या है। लेफ्ट साइड पे यूरेनियम है, राइट साइड पे ये मोलिब्डेनम और लैंथेनम है। तो इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी का सम होगा वो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, और इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का सम और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। यानी कि इस रिएक्शन में जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम प्लस लैंथेनम है उसमें से माइनस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम को, तो ये एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम और लैंथेनम कैसे आएगी वो डाटा में दिया हुआ है। देखें मोलिडियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.09 है। 8.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, और उसमें न्यूक्लियॉन है कितने 95। उसको 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलिब्डेनम की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ऐसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लैंथेनम जो है वो 7.92 है, इसमें न्यूक्लियॉन कितने हैं 139। इसको मल्टीप्लाई बाय 139 करेंगे तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपने कितनी निकाली है 7.18 निकाली है, इसमें कितने न्यूक्लियॉन है 235। उसको मल्टीप्लाई बाय 235 कर देंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो लिहाजा अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिडियम में आप लिखेंगे 8 पॉइंट कितना था भाई, 8.09 मल्टीप्लाई बाय 95। ये मोलिडियम की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। लेंथेनम की बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप क्या लिखेंगे 7.92 मल्टीप्लाई बाय 139। 7.29 मल्टीप्लाई बाय 139, तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम और लेंथेनम हो गई। इसमें से माइनस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम जो कि होगी 235 मल्टीप्लाई बाय 7.18। यही है ना भाई वो 235 मल्टीप्लाई बाय 7.18, और ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। तो जरा इसको कैलकुलेट करके देख लें क्या आंसर आ रहा है इसका, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। शाबाश, जल्दी से आनंद फाना। और एनर्जी आ रहा है 182.13। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 182 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो इन दोनों का मतलब लिख चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, two smaller nuclei fuse together to form a heavier nucleus and a huge amount of energy is released.
ऐसा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि हैवी न्यूक्लियस splits into with smaller nuclei of almost same mass and the huge amount of energy is released। ठीक है, तो आप कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जिसमें फ्यूचर में इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें हम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को मिला रहे हैं, हीलियम बन रहा है और एक्स बन रहा है। तो ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें एक्स क्या चीज है? इसमें एक्स जो है वो न्यूट्रॉन है। इक्वेशन ये होती है ना, जब आप ड्यूट्रियम में ट्रिटियम के न्यूक्लियस को फ्यूज करते हैं तो हीलियम बनता है। अब यहाँ पे 2 और 3 न्यूक्लियॉन है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन है, तो एक न्यूक्लियॉन मिसिंग है ना, तो एक न्यूक्लियॉन कौन सा मिसिंग है? एक्स। एक्स यहाँ पर न्यूट्रॉन है बेसिकली, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये एक्स जो पार्टिकल है बेसिकली यहाँ पर ये जो है वो न्यूट्रॉन है। यार डेटा फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ सब न्यूक्लियाई आर गिवन। ड्यूटियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी है, लेकिन ये 10⁻13 जूल में है। ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी है। स्टेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एक्स। एक्स यानी कि न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स जो है वो 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो तो किसी न्यूक्लियस की होती है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो तो किसी न्यूक्लियस की होती है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस थोड़ी है, न्यूट्रॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंगल पार्टिकल की नहीं होती। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बंच ऑफ पार्टिकल्स की यानी कि एक न्यूक्लियस की होती है। लिहाजा जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होगी वो 0 होगी, कोई न्यूट्रॉन की तो कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। एक है कि कैलकुलेट द एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या होगा? इसमें एनर्जी चेंज ये होगा कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। और इन दोनों बाइंडिंग एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी के या चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे जो चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेसिकली किसके बराबर होगा? बेसिकली बराबर होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम। क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली एनर्जी रिलीज के बराबर होता है। ठीक है जी, ऑल राइट। अब यहाँ पर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालें हीलियम की। अगर हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी है, यानी कि एक न्यूक्लियॉन के हिसाब से इतनी है 11.3290 इंटू 10⁻⁻30। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। और हीलियम में न्यूक्लियॉन है कितने? 4। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को जब आप न्यूक्लियॉन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटियम। देखें ड्यूटियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है? 1.7813 इंटू 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई इसमें न्यूक्लियॉन है कितने? 2 प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ट्रिटियम कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ट्रिटियम है 4.5285 इंटू 10⁻⁻13 जूल मल्टीप्लाई हुआ इसमें न्यूक्लियन कितने? इसमें न्यूक्लियन है 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा बेसिकली एनर्जी चेंज होगा या फिर वो एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो होगी। जरा बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से। आप फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है।
ऑलराइट जी, तो इसका आंसर आ रहा है 2 पॉइंट अपना 8168 इंटू 10 की पावर -12। ये राउंड ऑफ करें तब इससे, तो 2.82 इंटू 10 की पावर -12 जूल्स। ठीक है, सही है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। फिर कह रहा है यूज योर आंसर इन पार्ट 2 टू डिटरमिन द एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ग्राम ऑफ ड्यूट्रियम रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ ट्रिटियम। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये आपका ड्यूट्रियम है, ये आपका ट्रिटियम है, दोनों मिलते हैं तो हीलियम बनता है, और उसके अलावा न्यूट्रॉन बनता है, उसके अलावा एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन। अब ये एक एटम है ड्यूट्रियम का, यानी कि एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है ट्रिटियम का, और एक न्यूक्लियस बन रहा है हीलियम का। अब अगर हम ऐसा करें कि अब अगर हम ऐसा करें कि अगर हम 2 ग्राम लेते हैं, 2 ग्राम लेते हैं ड्यूट्रियम के, और 3 ग्राम लेते हैं हम ट्रिटियम के, तो ये बात जहन में रखें, ये 2 ग्राम ड्यूट्रियम का मतलब है ड्यूट्रियम का 1 मोल। क्योंकि किसी भी चीज का जो मास होता है, या उसका जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है, उसको अगर ग्राम में शो करते हैं तो उसका 1 मोल बन जाता है। जैसे कार्बन का न्यूक्लियॉन नंबर 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन। या जैसे अगर फर्ज करें कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियॉन नंबर 16 है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। या फिर क्या सोडियम का जो है वो, जैसे सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर है, सॉरी न्यूक्लियॉन नंबर है, वो 23 है, तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। जैसे ड्यूट्रियम का न्यूक्लियॉन नंबर 2 है, मास नंबर 2 है, तो 2 ग्राम ड्यूट्रियम का मतलब होगा 1 मोल। जैसे ट्रीटियम का न्यूक्लियॉन नंबर 3 है, तो 3 ग्राम ट्रीटियम का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ ट्रीटियम। अब 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब है 6.02 एक्सपोनेंट 23 न्यूक्लिया है। या 1 मोल ऑफ ट्रीटियम का मतलब क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 न्यूक्लिया। तो अगर आप एक एटम ऑफ ड्यूटियम को एक एटम ऑफ ट्रीटियम से मिलाते हैं तो एक एटम ऑफ हीलियम बनता है। अगर आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 ड्यूटियम को 6.02 एक्सपोनेंट 23 ट्रीटियम से मिलाएंगे तो हीलियम भी कितने बनेंगे, हीलियम भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 बनेंगे। ठीक है, तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली ये करेंगे, ये जो एनर्जी चेंज आया था ये कब आया था, जब एक एटम ऑफ ड्यूटियम जब वो एक एटम ऑफ ट्रिटियम यानी कि एक न्यूक्लियस जब एक न्यूक्लियस से मिल जाता है। और जब 6.02 एक्सपोनेंट 23 न्यूक्लियस जो है बनेंगे तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, तो एनर्जी यहाँ जब रिलीज होगी वो होगी 2.82 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसका मल्टीप्लाई करके तो बता दें क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है जल्दी। ऑलराइट, 1.696 एक्सपोनेंट 12, तो ये जाएगी 1.70 कर लें इसको, 1.70 एक्सपोनेंट 12 जूल्स, शायद ही आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि दूसरा हिस्सा कौन सा है इस चैप्टर का, दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का रेडियो एक्टिव डिके। तो बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। रेडियो डिके का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल की वर्कशीट नंबर 37 करके ये चैप्टर इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। मीनवाइल आप लोगों को क्या करना है, मीनवाइल आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है
अभी आप लोगों के जो है वो गूगल क्लासरूम पर जैसे आप लोगों ने पेपर अपलोड किया था, बिल्कुल ऐसे गूगल क्लासरूम पे भी आप लोग जाएंगे अपने थोड़ी देर में A2O की क्लास में। तो आपकी एक असाइनमेंट वहां पर जो है वो आपको करनी है, और वो आपकी असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 18। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 18 आपको सॉल्व करनी है, और इसको फिर आपको अपलोड करना है किस पर? अपलोड करना है इसको गूगल क्लासरूम पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपना पेपर अपलोड किया था। ठीक है, और जो उसकी ड्यू डेट है यानी कि जो उसकी डेडलाइन है वो है सैटरडे। सैटरडे रात 12 बजे से पहले पहले जो है वो आप जो है इसको क्या करेंगे, सैटरडे रात 12 बजे से पहले पहले आप इसको सबमिट करा देंगे। 12 बजे का इसकी ड्यू डेट जो है खत्म हो जाएगी तो फिर वो सबमिट नहीं होगी। तो असाइनमेंट नंबर 18 सॉल्व करें, उसकी तस्वीर लें या उसको स्कैन करें, और गूगल क्लासरूम में जाके उसको आप अपलोड कर दें। ठीक है, तो जाके आप अपलोड करें, और उसकी डेडलाइन जो सैटरडे 12 तक की है। ये लाजमी अपलोड कर दिएगा, फिर बाद में रोना गाना मत कीजिएगा कि सर वो असाइनमेंट मैंने दी थी सर, चेक नहीं हुई थी सर, मैं ये हो गया था सर, मेरी टांग टूट गई थी सर, मेरी बुक खो गई थी सर, मुझे नींद आ गई थी। ये सब ड्रामा के जो भी मिड टर्म के रिजल्ट में आप लोगों ने किए ना, वो मत कीजिएगा। तो असाइनमेंट नंबर 18 खामोशी से चुपचाप सॉल्व करें, और सैटरडे नाइट से पहले पहले, मिडनाइट से पहले पहले इसको सबमिट करा दें। इसकी डेडलाइन जो सैटरडे यानी कि परसों। ठीक है, बाकी कल इंशाअल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्लास को, और कल इंशाअल्लाह इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। असाइनमेंट नंबर 18 लाजमी करनी है कल सब लोग, परसों तक सब लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास।